दिल्ली में एमसीडी चुनाव कल होने जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं 3 दिसंबर को, शनिवार को, और रविवार का दिन दिल्ली में छुट्टी का भी दिन होगा और साथ ही साथ एमसीडी के जो चुनाव होंगे उसके लिए मतदान भी होगा। 7 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर हमारे दर्शकों की लगातार डिमांड थी कि हम इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस करें, और इसके लिए डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए किसी ऐसे शख्स का होना बहुत जरूरी था जो एमसीडी की रग रग से वाकिफ हो। और मेरी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं निहाल सिंह, दिल्ली के युवा पत्रकार, पिछले 7 साल से एमसीडी की बीट को कवर कर रहे हैं, रग रग से वाकिफ हैं। तो निहाल, बताइए कि फिलहाल आज जब हम बात कर रहे हैं तो कल मतदान में सबसे पहले तो बताइए कि दिल्ली में जो माहौल है लोगों का चुनाव के प्रति, जैसे कि हमने देखा कि भी गुजरात का पहले फेज का मतदान हुआ है, उसमें मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा है। दिल्ली में लोगों के बीच में कैसा उत्साह है इस समय? सर, जैसे कि आपको पता ही है कि चुनाव प्रचार थम चुका है। अब जनता की बारी है कि जो प्रत्याशी उनके बीच आए, वो जो उन्होंने प्रचार किया उस पर अपना निर्णय लेकर कल वो मतदान करने जाए। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। दिल्ली में 13,638 पोलिंग बूथ है और जिसमें संवेदनशील बूथ जो है 3352 है। और रही बात उत्साह की, तो आपने पूछा, उत्साह बहुत कह सकते हैं ना ज्यादा है ना कम है, बीच का है। क्योंकि वोट एक दिल्ली में एकदम से चुनाव आए। दिल्ली में जो चुनाव होने थे पहले वो अप्रैल माह में होने थे, लेकिन केंद्र सरकार ने एकदम से कहा कि हम दिल्ली के तीनों निगमों को एक कर रहे हैं। जो पहले 3 निगम थे, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी, अब तीनों निगम 22 मई 2022 से एक हो गए। और दिल्ली में अभी फिलहाल जो विशेष अधिकारी है, वो वरिष्ठ नौकरशाह अश्वनी कुमार, वो महापौर के स्थान पर काम कर रहे हैं। उनको सदन की सारी शक्तियां दी हुई है, उनको जो भी फैसले लेते हैं वो एक ले सकते हैं। और चूंकि चुनाव अप्रैल में होने थे और अभी एकदम से लोगों को पता नहीं था, अंदाजा नहीं था कि चुनाव दिसंबर में भी हो सकते हैं। चूंकि मैं पत्रकार हूं तो मुझे तो अंदाजा था, लेकिन सामान्य नागरिकों को इसका अंदाजा नहीं था, जिसका असर इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। लोगों को एकदम से चुनाव आ गए तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या करें क्या ना करें। तो लोग, वोटर इस समय कंफ्यूज है। और हालांकि राजनीतिक दलों के प्रचार से थोड़ा वोटर में उत्साह आया, लेकिन उतना नहीं आया जितना कि लोकसभा और विधानसभा में होता है। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की रैली में करने गया हूँ। जो वोटर, जो उनके, क्योंकि रैली में और जनसभाओं में जो पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादातर कैडर वोट आता है, जो सुनने वाला होता है, तो उनमें भी उत्साह इतना नहीं दिखा। वो लोग भी बस ठीक है, औपचारिकता हो रही है, चुनाव हो रहा है, रैली होनी है, ये होना है, ये है, तो उत्साह इतना नहीं है। यही वजह है कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की बहुत बड़ी चुनौती राज्य चुनाव आयोग के है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के नगर निगम चुनाव में मतदान का प्रतिशत वैसे ही कम रहता है। अभी तक निगम का इतिहास है कि 54% से ज्यादा मतदान हुआ ही नहीं है दिल्ली के नगर निगम चुनाव में, जबकि विधानसभा और लोकसभा में ये 67% तक जाता है। तो देखते हैं क्या होगा, लेकिन हमारी तो यही कामना है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर वोट करने जाए ताकि वो अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को चुन सके। अच्छा, आपने कहा कि मतदाता मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि भाई अप्रैल के बाद दिसंबर में इस तरह से आ जाएंगे, तो क्या राजनीतिक दल प्रिपेयर थे? क्या सबको पता था कि दिसंबर में चुनाव होगा? सर, राजनीतिक दल तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पता नहीं, क्योंकि वो इतने प्रिपेयर नहीं थे। उनको लगता था कि कभी भी हो सकता है, क्योंकि क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया हुई। आपको मैं बता दूं कि परिसीमन का जो समय था ना, 8 जुलाई, मैं अगर सही हूँ, 8 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने तीनों निगम के जो को एक करने के बाद जो एक निगम है उसकी वार्ड की संख्या 272 से घटा के 250 कर दी गई। उसका फिर क्योंकि परिसीमन होना था, 250 वार्ड हो गए, 22 वार्डों को हमें घटाना था। तो 8 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसको परिसीमन की जिम्मेदारी दी गई और जिसका समय 4 महीने का रखा गया। आपको बता दूं कि देश भर में जितने भी परिसीमन हुए हैं वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में होते हैं। ये एकमात्र ऐसा परिसीमन है जो 2.5 महीने में कंप्लीट हो गया, जिसकी समय सीमा 9 नवंबर 2022 थी परिसीमन पूरा करने की। वो परिसीमन अक्टूबर 15-16 को ही पूरा हो गया। और जिसकी परिसीमन की पूरी समय सीमा 9 नवंबर थी
और दिल्ली में 4 नवंबर को आचार संहिता की घोषणा होगी। तो इतनी तेजी से काम हुआ, मतलब लोगों को भी अंदाजा नहीं था, पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं था। तो लोग तो कहते हैं कि परिसीमन की समय सीमा से पहले थोड़ी हो सकता परिसीमन। परिसीमन तो हमेशा जो डेट दी जाती है उससे 3 साल 6 महीने आगे जाता है। लेकिन ये परिसीमन पहली बार देश में मुझे लगता है ऐसा परिसीमन हुआ जो 2.5 महीने में ही पूरा हो गया। नहीं तो परिसीमन अगर जल्दबाजी में हुआ है तो कुछ इसमें वार्डों की जो परिसीमन हुए, इतने वार्ड बने, 3 वार्डों को पहले 270 के करीब थे, उन्हें 250 में समेटना, रिकंस्ट्रक्ट करना, सबको मतदाता सूचियां बनाना, तो इसमें खामियां भी बहुत सी रही होंगी। नहीं सर, खामी तो अभी तक तो ऐसी ज्यादा कोई खामी सामने नहीं आई है, क्योंकि पहले एक ड्राफ्ट राज्य चुनाव आयोग द्वारा सार्वजनिक किया गया था। उसमें कोई लोगों की सभी दलों की राजनीतिक दलों की आपत्ति थी, तो उसको राज्य चुनाव आयोग ने ठीक कर दिया। चूंकि परिसीमन में 22 वार्ड कम हो गए, तो 22 वार्ड एकदम से नहीं घटाए। तो जिसमें 7 वार्ड थे उसमें 6 कर दिए, जिसमें 5 थे 4 कर दिए, जिसमें 4 थे उसमें 3 कर दिए। लेकिन कुछ कुछ विधानसभा जिसमें 3 थे, उन 3 का वार्ड सीमा ही बदल गई। और इसमें जो एक आपके दर्शकों को मैं बता देता हूँ, एक जो खास बात है और जो लोगों को समझ में आ रही है, और इसलिए लोग एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे कि माहौल किस पक्ष में है। दिल्ली में परिसीमन जो है, पहले आपको पता है कि झुग्गियों के मतदाता काफी मतदान में काफी वो करते हैं कि उनका वो जिस तरफ वोट देंगे उस तरफ ही नतीजा आता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे एक वार्ड में एक विधानसभा में 4 वार्ड है, 4 में से 3 वार्ड में जो है 2 वार्ड में कह सकते हैं, 2 वार्ड में झुग्गी नहीं है और 2 वार्ड बिल्कुल पॉश है। मतलब 2 वार्ड में झुग्गी है, 2 वार्ड बिल्कुल पॉश है। तो इसका फायदा देखो किसके मिलता है, लेकिन संभावना ये मानी जा रही है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, क्योंकि झुग्गियों में से वोट बीजेपी को नहीं मिलता है। अब जब झुग्गी वाला वोट एक तरफ पड़ेगा और पॉश वाला वोट जो मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास जो बीजेपी का मतदाता माना जाता है वो एक तरफ वोट देगा, तो कांटे की टक्कर है। देखते हैं क्या होगा। 150 वार्ड ऐसे हैं। और एक और बात बता देता हूं मैं आपको, जो मुस्लिम सीट है उनके जो जैसे मुस्लिम मतदाता भी काफी कुछ तय करते हैं दिल्ली में। वो कुछ सीटें ऐसी हैं जो पूरी तरह उसमें मुस्लिम मतदाता ना के बराबर ही हो गए, तो ये भी नतीजे तय करेंगे। तो आपने बताया कि मुस्लिम वार्ड कितने हैं जिनमें मुस्लिम बहुल है? सर इसमें करीब 50 के करीब वार्ड हैं जो मुस्लिम बहुल है, जो कि तय करते हैं कि किधर देना है। हाँ, अच्छा, आपने बिल्कुल आप उसी जगह पे ले आए जहां पे मैं बात को ले जाना चाह रहा था। आपने इस परिसीमन में ही सारी बात कह दी कि झुग्गी वर्सेस पॉश इलाके मतलब जो प्लान्ड इलाके बने हुए हैं, दिल्ली के एमसीडी से अप्रूव्ड इलाके हैं, कॉलोनियां हैं, सोसाइटीज हैं, आपने उनकी बात कही। तो जाहिर सी बात है, आपकी बातों से मुझे ये लगा कि जो पॉश इलाका है, मध्यम वर्गीय है, वो बीजेपी को वोट करता है। जो झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है, जो जिन्हें कहते हैं कि वो बड़े डिसाइडर होते हैं, वो शायद आपकी बातों से मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल आरडब्ल्यूए सोसाइटीज में जा रहे हैं और वहां कह रहे हैं कि हम आपको मिनी पार्षद बना रहे हैं एमसीडी में। तो फिर अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि ये झुग्गी झोपड़ी वाली मेरे तरफ है, कुछ मीडियम क्लास को भी कर लिया जाए अपनी तरफ। हाँ सर, ये वही कदम है, क्योंकि आरडब्ल्यूए में जो लोग होते हैं वो थोड़े से कह सकते हैं हायर और मिडिल के बीच वाले लोग हैं, जो कि जो कि क्षेत्र की समस्याओं से परेशान होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि प्रशासन से मिलकर क्योंकि पढ़े लिखे भी मिडिल क्लास में थोड़े से लोग होते हैं, तो वो प्रशासन से मिलकर अपनी समस्या का समाधान कर सके। दिल्ली में आरडब्ल्यूए की उपयोगिता बहुत है, और इसको इन्होंने जो शीला दीक्षित के समय पर भागीदारी योजना थी, जिसमें 5000 से अधिक आरडब्ल्यू रजिस्टर्ड थी, जिसमें आरडब्ल्यू को पैसा देके उनसे उनके इलाके के काम कराए जाते थे, भागीदारी जो योजना थी, तो वही वाली उसको इन्होंने टारगेट किया है अरविंद केजरीवाल ने। और कोशिश है कि उस मध्यम वर्गीय और हाई क्लास तक की पहुंचा जाए। हालांकि कई आरडब्ल्यू की इसके प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं आई है, तो देखना होगा। क्यों सकारात्मक क्यों नहीं है? उन्हें क्या गलत लगता है इसमें? सकारात्मक इसलिए लगता है क्योंकि
जो एक कहा गया कि मोहल्ला सभा बनाएंगे, जब 2013 में अरविंद केजरीवाल आए थे और उन्होंने कहा था कि हम मोहल्ला सभा बनाएंगे। शुरुआत के 5-6 महीनों में इसका कुछ हुआ था, कुछ मोहल्ला सभाओं की बैठक हुई थी, लेकिन उसके बाद से वो मोहल्ला सभा वाला बंद हो गया। तो उस समय आरडब्ल्यू अपने आप को मोहल्ला सभा ही समझ रहे थे। अब दरअसल क्या है, आरडब्ल्यू की आपत्ति ये है कि एक आरडब्ल्यू बनाने के लिए 7 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर की आवश्यकता होती है, 7 लोग जाए तो अपना डीएम ऑफिस से आरडब्ल्यू रजिस्टर करा सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि एक फ्लैट दिल्ली में बहुमंजिला मकान आ गए और वो बोल रहे हैं कि मान लो एक फ्लैट बिल्डिंग में 7 लोग रहते हैं और 7 लोगों ने आरडब्ल्यू रजिस्टर करा ली, तो कितनी आरडब्ल्यू बन जाएंगी वो तो। और फिर इसमें पिक एंड चूज का उनको डर है कि हो सकता है कुछ खास लोगों को इसका लाभ मिले, तो वो इसलिए इसके मतलब इससे थोड़ा सहमत नहीं है इस वाले प्लान से। असल में ये सब, एक तो इसका सबसे मेन वजह तो मुझे जो नजर आ रही है वो यही है कि चुनाव एकदम से आया, कोई भी प्रिपेयर नहीं था, किसी ने अपना होमवर्क अभी किया नहीं था, वरना इसके लिए भी भाजपा थोड़ी सी प्रिपेयर थी, या यूं कहे कि केंद्र में उनकी सरकार है तो हाँ, उनको कहीं ना कहीं से संदेश आया हो, क्योंकि अधिकारी जो हालांकि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, लेकिन इसके लिए जो 3 सदस्य समिति बनाई गई थी उसमें केंद्र सरकार के अधिकारी भी थे जो परिसीमन कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको अंदाजा होगा। अच्छा, वैसे पिछले एमसीडी के जो रिजल्ट मैंने देखे थे और अभी तक के जो सो कॉल्ड सर्वेज वगैरह आ रहे हैं, ट्रेंड सबके वही है कि बीजेपी नंबर 1, आम आदमी पार्टी नंबर 2, कांग्रेस नंबर 3। क्या इस बार भी ऐसा ही ट्रेंड रहेगा? क्या लग रहा है आपको? सर कह नहीं सकते, बहुत ही मिक्स है। आप पब्लिक में भी जाएंगे तो पब्लिक भी एक तरफा तय नहीं कर पाई कि क्या है, जो या तो सर बहुत मतलब ये स्थिति होगी कि निर्दलीय जो जीत कर आएंगे उनकी लॉटरी लगने वाली है, जो हाँ, या फिर एक तरफा रहेगा। मतलब बीच थोड़ा सा दिक्कत है सर इस बार, मतलब एक तरफा वाला स्थिति कुछ परिस्थिति में बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब किसी एक पार्टी के पक्ष में इतना बड़ा माहौल है। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है टोटल जो अभी तक चीजें आई हैं निकल के कि कांग्रेस फाइट में नहीं है। कुछ सीटों पे है सर, करीब आपको क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एनालिसिस करते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में इस बार चुनाव का ध्रुवीकरण नहीं हुआ है। दिल्ली में आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं। इसकी एक वजह है कि कांग्रेस बीजेपी नहीं चाहती थी कि ध्रुवीकरण हो। आपको ये जान के हैरानी होगी कि बीजेपी नहीं चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस कुछ सीटों पे, मुस्लिम सीटों पे बहुत अच्छा लड़ रही है, तो बीजेपी के जो नेता ही अक्सर विवादित बयान देते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम होता है, और दूसरी तरफ जब बीजेपी के दूसरे नेता भी देते हैं और तो होता है। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि चुनाव में कुछ ऐसा नहीं हुआ पोलराइजेशन हो जिससे ध्रुवीकरण मतदाताओं का हो। तो देखते हैं सर, क्योंकि ये चाहे मुस्लिम वोट जो है वो स्प्लिट हो, बटे वो आप कंफ्यूज रहे कि आपकी तरफ जाएं या कांग्रेस की तरफ जाएं, वो कंफ्यूज रहे, है ना, जिससे बिल्कुल सही कहा आपने। एमसीडीज के जो चुनाव हैं, जैसे कि हमने बहुत उत्तर प्रदेश में भी देखा, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, इनमें सही मायनों में जो निर्दलीय होते हैं उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं और बहुत बड़ी संख्या में होते हैं वो, है ना। तो दिल्ली में इस चुनाव के लिए सर हमें 2012 के चुनाव का एनालिसिस करना चाहिए, जहां पे निर्दलीय बड़ी मात्रा में जीत के आए थे, 20-25। उसके बारे में बताओ कुछ, थोड़ा सा हमें हिंट दो। वो उस समय बीजेपी को मुझे याद है 272 में से 136 के करीब, 126 के करीब सीटें मिली थी। तो हर वार्ड का चेयरमैन भी बनाना होता है, तो वार्ड का चेयरमैन होने के लिए वहां पर भी बहुमत, एक तो मेयर बनाने के लिए बहुमत चाहिए, फिर वार्ड का चेयरमैन बनाने के लिए बहुमत चाहिए। तो ऐसी भी एक ऐसा समय आया था, बहुमत नहीं था, बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था और निर्दलीय भी थे, तो एक बीजेपी का मेयर बन गया था और कांग्रेस का डिप्टी मेयर बन गया था। अच्छा, हाँ, प्रवीण राणा उस समय कांग्रेस से थे, वो डिप्टी मेयर बन गए क्योंकि बहुमत स्पष्ट नहीं था, तो निर्दलीयों से बीजेपी ने महापौर तो जिता लिया, लेकिन कांग्रेस ने फिर वहां पर सेटिंग करके थोड़ा सा उनको मनाकर फिर वो डिप्टी मेयर जीत गए। तो ऐसा भी दिल्ली में हुआ है। अच्छा, इस बार जैसे तीनों एमसीडी एक हो गई है, तो इसकी जो फंक्शनिंग होगी, कामकाज होगा, वो किस तरीके से प्लान होगा? इसका ऑफिस कहाँ से कंडक्ट होगा?
ये मेयर क्या पूरा एक बनेगा, कैसे, इसका छोटा सा हमारे दर्शकों को बता। सर दिल्ली में 3 निगम एक हो गए। पहले 3 जगह, 2 दक्षिणी और उत्तरी निगम का मुख्यालय जो रामलीला मैदान के पास सिविक सेंटर है वहां से चलता था, और पूर्वी दिल्ली का मुख्यालय परपरगंज में उद्योग भवन से चलता है। अब चूंकि तीनों निगम एक हो गए और दिल्ली नगर निगम का मैं कहता हूँ कि सबसे आधुनिक अगर किसी का मुख्यालय दिल्ली में केंद्र सरकार का भी नहीं है, वो है दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय। 28 मंजिला का ये मुख्यालय सिविक सेंटर जो रामलीला मैदान के पास है, वो निगम का मुख्यालय इमारत है, मैंने देखी है वो। हाँ, सिविक सेंटर, जो कि अगर आप वहां से सबसे ऊपर से जाएं तो क्या कहते हैं, मध्य दिल्ली से लोटस टेम्पल और हरियाणा के कुछ इलाके भी दिखते हैं, और दूसरा वहां पे ऊपर जाने पे फिर उत्तराखंड और हरियाणा के नेटवर्क भी आने लगते हैं मोबाइल में। हाँ, उसमें बड़े अच्छे मीटिंग हॉल्स वगैरह भी हैं, वो बहुत आधुनिक है और बहुत स्वच्छ है। बहुत मतलब एक समय ऐसा था कि जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो उनकी नजर इस पर थी कि हम इसको ले लें, दिल्ली सरकार का सचिवालय बना दें, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, दिल्ली का एक मेयर होगा। दिल्ली में 5 साल हर साल मेयर का चुनाव होता है और नियम के अनुसार। तो पहला जो मेयर होगा वो महिला मेयर, जो भी महिला पार्षद चुन के आएगी, जिसके पास भी बहुमत होगा वो महिला होगी, क्योंकि पहला जो साल है महिला के लिए आरक्षित होता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। तीसरा, दलित अनुसूचित जाति के जो पार्षद होता है उसके लिए आरक्षित होता है। और फिर चौथा, पांचवा कोई भी बन सकता है। अच्छा, चौथा पांचवे में कोई भी बन सकता है, सामान्य है। मतलब एक तरीके से पहला महिला के लिए आरक्षित है। हाँ, मतलब वो है। और इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता है निगम में। अच्छा तो इसमें तो सभासदों, इनकी पार्षदों की मौज रहती होगी पूरी। सर बिल्कुल रहती है। निर्दलीय पार्षद अभी पिछले निगम के चुनाव में डिप्टी मेयर तक बन गई। अच्छा, हाँ। तो अब इसमें थोड़ा सा इस बार ये बात कर लें हम कि मैंने कुछ अखबारों में जो चीजें निकली हैं एमसीडी के बारे में, मैंने देखा गोपाल राय हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने घोषणाएं की हैं कि हम ये कराएंगे। कांग्रेस वालों का है, आदेश गुप्ता है बीजेपी के, इन्होंने भी आज काफी अखबारों में छापा भी है। और एक खबर ये छपी है कि योग प्रशिक्षक है उन्हें कल सैलरी दिलवाई गई और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ क्योंकि प्रचार का काम खत्म हो चुका है। तो ये सब चीजें तो खैर चुनाव के दौरान चलती ही रहती हैं। लेकिन मैंने एक सोशल मीडिया पर एक सर्वे बहुत वायरल हो रहा है, और ये जो सर्वे है, इस सर्वे को ये कोई पाठक हैं, इनके क्या नाम है, राज्यसभा एमपी संदीप पाठक डॉक्टर, तो इनके नाम से एक ये फाइल का जो एक चित्र है वो वायरल हो रहा है। हम दर्शकों को दिखा भी देंगे वो चित्र लगा के। ये क्या है, ये किस तरह का सर्वे है, कुछ है इसका वजूद? इसकी पुष्टि सर अभी नहीं हो पाई है। संदीप पाठक पंजाब विधानसभा चुनाव में पंजाब के प्रभारी थे। पूरा सर्वे से लेकर पूरा एनालिसिस का काम वो देख रहे थे, और पंजाब चुनाव जीते तो आम आदमी पार्टी ने उनको सबसे बड़ा क्रेडिट दिया था। यही वजह कि पंजाब चुनाव जीतने के बाद उनको राज्यसभा भी आम आदमी पार्टी ने भेजा। एक जो आप जिस कागज की बात करें वो कागज मैंने भी देखा, और सुबह से फेसबुक, ट्विटर और सब जगह मैं उसको देख चुका हूँ। तो अब पता नहीं कितना सत्य है, ये तो आम आदमी पार्टी को पुष्ट करना चाहिए कि सत्य के नहीं सत्य है। इसमें 153 सीटें बीजेपी को देती हुई दिखाई गई है, और 63 के करीब सीटें आम आदमी पार्टी को, 26 क्या कहते हैं कांग्रेस को। अब पता नहीं कितना सही है, लेकिन नतीजे ऐसे ही मुझे लगता है आने वाले हैं कि चाहे वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो 153 सीटें, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में हो, नतीजे इस तरीके के ही हो सकते हैं, क्योंकि 40 सीटों पे कांग्रेस का मतलब कड़ा मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार। आपका मानना है कि ट्रेंड ऐसा ही होगा, भले ही आम आदमी पार्टी के ट्रेंड बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है जी, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। ये केवल परिसीमन की वजह से ऐसा हो रहा है, जो परिसीमन बना हुआ है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है। 150 पता नहीं वो कहना सही होगा या नहीं होगा, लेकिन 150 वार्ड ऐसे हैं जो बीजेपी को जहां पर सीधे सीधे फायदा हो रहा है परिसीमन के बाद। अच्छा, कैसे? जैसे मैं समझा नहीं, थोड़ा सा हिंट दीजिए। आपको मैंने बताया था कि झुग्गी वाला वोट एक तरफ कर दिया है, ऐसे ही मुस्लिम वोट भी एक तरफ कर दिया है। तो 150 वार्ड भी मतलब वो किस मंशा से किया है, अब इस तरीके से हो गया है कि ये 100% बीजेपी के पक्ष में है, ये 100% आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, ये 100% कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, है ना? इस तरह से किया गया।
मतलब कांग्रेस वाला तो है ही नहीं, कांग्रेस वाला तो जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी का ही वोटर है, बीजेपी का अपना कैडर वोटर है। और हाँ। जो स्विंग वोटर होता है उसकी वजह से बीजेपी जीतती है। और आम आदमी पार्टी झुग्गी और मुस्लिम और मिडिल क्लास का वोट लेकर जीतती है। बिजली पानी दिल्ली में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल सरकार 3 बार से लगातार जीत रही है। और निगम में ये उनका दूसरा चुनाव है। 2017 में वो करीब 47 सीटों पर जीते थे 272 में से। और इस बार उनके परिसीमन के बाद उनके प्रत्याशियों की थोड़ा सा डर में है। बीजेपी के प्रत्याशी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन परिसीमन के बाद प्रत्याशियों में डर है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। नया नया परिसीमन है, किसी को आइडिया भी नहीं है कि किस तरीके का जनता का उसमें समावेश हुआ है, किस तरह का उनका ट्रेंड है, वो लोग घर से निकल के वोट डालने वाले हैं या नहीं, ये आइडिया इस चुनाव में ही होगा। जी सर, वो पूरा इसलिए तो राजेंद्र नगर का जो उपचुनाव हुआ, बीजेपी के लिए वो एक गढ़ माना जाता है राजेंद्र नगर, है ना। तो वहां पर क्या हुआ कि मतदाता घर से नहीं निकला और झुग्गियों ने धर धर के वोट दिए। तो यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी वहां पर जीत गई। और बीजेपी के दिल्ली में कोई भी गढ़ नहीं रहा, आम आदमी पार्टी के पास ही सीट थी वो पहले भी राघव चड्ढा की। वो पांच बार से वो बीजेपी वहां पर जीतती रही है। वो 2013 और 15 में वो आम आदमी पार्टी, 2013 में भी नहीं, 2015 और 20 में आम आदमी पार्टी वहां जीती। 13 में तो आरपी सिंह थे वहां से। हाँ, आरपी सिंह थे। तो ऐसा है, अब देखते हैं सर क्या होता है। बड़ा रोचक चुनाव है दिल्ली नगर निगम का। और आप लगातार चुनाव को कवर कर रहे थे, सब क्षेत्र में देख रहे थे, कोई ऐसी चीज मुझे बताइए कि जनता के बीच में, वैसे तो आज की तारीख में मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े नहीं जाते हैं, हकीकत बात तो यही है, लेकिन दिल्ली में जैसे कि बहुत पोल्यूशन को लेकर बहुत शोर मचता है, और अभी चुनाव के माहौल में ही इन दिनों भी पोल्यूशन का बड़ा हंगामा मचा हुआ था। जनता के बीच में पोल्यूशन, कूड़े का ढेर, ये कहीं मुद्दे नजर आते हैं या नहीं? सर, दोनों भाजपा और आम आदमी पार्टी का दोनों का कैंपेन एक दूसरे की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ था। आम आदमी पार्टी जहां भाजपा के निगम के 15 साल के को कुशासन बताकर उसके खिलाफ लड़ रही थी कि गंदगी हो गई जगह जगह, और देखो जी कूड़े के पहाड़ लग गए, तो आम आदमी पार्टी का कैंपेन इस वजह। आम आदमी के खिलाफ बीजेपी का भी कैंपेन ऐसा था कि 3 बार से केजरीवाल की सरकार हो गई, देखो दिल्ली का प्रदूषण नहीं साफ हुआ, दिल्ली की यमुना नहीं साफ हुई, और हमारे को फंड नहीं दिया। तो दोनों का कैंपेन एक दूसरे की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ था। मतलब जहां भाजपा का 15 साल का पार्षद वहां पर है, तो वहां पर 3 बार के आम आदमी पार्टी का विधायक भी है। तो वो आम आदमी पार्टी जनता को ये बता रही थी कि देखो, नहीं, बीजेपी जनता को ये बता रही थी कि आम आदमी पार्टी का देखो ये विधायक है, तो आपकी समस्याओं का इन्होंने भी कुछ समाधान नहीं किया है। वही आम आदमी पार्टी कह रही थी कि देखो 15 साल से बीजेपी का पार्षद है, इन्होंने भी कुछ नहीं किया है। तो दोनों एक दूसरे की एंटी इनकम्बेंसी को अपने पक्ष में करने की कोशिश में थे। हाँ, देखिए ये दोनों के पास पलड़ा बराबर था, उनके पास भी कहने के लिए कुछ है, लेकिन ये दिल्ली विचित्र है साहब यहाँ पे, क्योंकि 15 साल पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, जब भी यहाँ बीजेपी आ गई थी एमसीडी में, और अभी लगातार 3 बार से अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, तब भी बीजेपी एमसीडी में चल रही है। तो यहाँ के मतदाताओं का मैं समझ नहीं पाया हूँ वास्तव में। उत्तर प्रदेश वगैरह में तो जिसकी सरकार होती है सब उसी के साथ हो लेते हैं, लेकिन दिल्ली का मतदाता वो दिल्ली का क्योंकि इसलिए नहीं समझ में आता है कि दिल्ली एक मिनी इंडिया है, यहाँ पे हर प्रांत के लोग आते हैं, तो उनके टेंडेंसी को आप समझ नहीं सकते जब तक कि आप हर एक से बात नहीं कर लेते। तो एक अंदाजा, एक वो एकदम से लहर जैसी बात होती है, वो एक तरफ से नहीं मिल पाता। 2015 में हमने देखा, 2013 में देखा कि केजरीवाल के समर्थन में इतना बड़ा बहुमत आया। चलिए निहाल, आपने बहुत सारी जानकारी दे दी, और आपके पास तो आंकड़े इतने सारे थे, आपके दिमाग में याद है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं कोशिश करूंगा कि जब नतीजे आए उसके बाद भी एक बार हम आपसे बात करें, क्योंकि आप वैसे बिजी रहोगे, तब फुर्सत मिले तो उस दिन भी हम 10 मिनट के लिए आपसे बात करेंगे। थैंक यू निहाल। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।